So the margin of safety is the excess of budgeted or actual sales dollars over the break-even volume of sales dollars. It is the amount by which sales can drop before losses or losses are incurred. The higher the margin of safety, the lower the risk of not breaking even and incurring a loss. The formula for the margin of safety is margin of safety in dollars is equal to total budgeted or actual sales minus break even sales. The margin of safety can also be expressed in percentage form by driving the margin of safety in dollars by total dollar sales by dividing the margin of safety in dollars by total dollar sales. So margin of safety percentage is equal to margin of safety in dollars divided by total budgeted और actual sale. अब फर्दर वो आपको जो है इसकी क्लासिफिकेशन कैलकुलेशन बता रहा है. सो हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं. ये बेसिकली मेन इस टॉपिक की जो है वो थीम है. ओके. सो सबसे पहले हम एक कुछ इसकी एग्जांपल लेते हैं. तो उसके लिए हम कुछ चीजें जो हैं वो हम एज्यूम हमें करनी पड़ेंगी. तो उसमें हम ये कर लेते हैं कि भाई एक हम आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो है ₹20. ठीक है. उसके बाद उसकी जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं 2,50,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो हम अज्यूम कर लेते हैं अराउंड 30. सही. सो अब अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले मुझे कोई बता दे कि मैं ब्रेक इवन कैसे निकालूं, तो क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि ब्रेक इवन कैसे निकालें? सर ब्रेक इवन अमाउंट. जी, ब्रेक इवन अमाउंट की बात हो रही है. सर फिक्स कॉस्ट. अच्छा, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके डिवाइड कर देंगे. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे भाई? सेलिंग प्राइस. सर वेरिएबल नहीं, कंट्रीब्यूशन आएगा इसमें. कंट्रीब्यूशन निकालना होगा. अच्छा, वो कैसे निकालते हैं? सर पहले वेरिएबल निकालने सर. तो सेल्स वेरिएबल एक्सपेंस को प्लस कर दें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा. सेल्स और वेरिएबल को प्लस कर दे तो कंट्रीब्यूशन माइनस कर दे. सेल्स में से वेरिएबल माइनस होगा. माइनस होगा. माइनस होगा. तो आपका कहना ये है कि हमको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना पड़ेगा. तो उसमें हम लेंगे सेल एक यूनिट की. ठीक है. और वो आ रही है 30 और हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आप बोल रहे हो कि मैं इसमें से लेस कर दूं. ठीक है जी. सो वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 20 और वो मैं इसमें से लेस करूंगा तो बेसिकली 10 हमारा जो है ये आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसको हम बोलते हैं सीएम. ये कह रहे हो? जी सर. जी सर. ठीक है. अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने निकाल दिया. व्हाट नेक्स्ट? ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर कैसे आएगी? सर फिक्स कॉस्ट जो है इसको डिवाइड में कर देंगे ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन से. ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स इज इक्वल टू क्या कह रहे हो आप? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय Contribution डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट. ठीक है भाई. सो अब हम इसको कैलकुलेट अगर करें तो हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट हमारी 2,50,000 डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट हमारा है 10. तो 25,000 यूनिट्स में आ गई. ये डॉलर्स में नहीं आई है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो ये जो आप बेसिकली आप फॉर्मूला बता रहे हो
वो डॉलर में नहीं है, तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला गलत हो गया आपका। जो आपने बताया मैंने वो किया लेकिन नहीं आया। ये 25,000 ऑब्वियस सी बात है, 25,000 सेल नहीं हो सकती है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये 25,000 यूनिट्स आए हैं। तो हमको क्या चाहिए, अब देखो तुम लोग अगर पढ़ोगे नहीं ना बेटा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं पहले से। और लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि आपको डॉट पता होना चाहिए क्या करना है। तो आपको बेसिकली चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि भाई जो सेल्स होती है वो 100% होती है। वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल आपको करना पड़ेगा। सीएम की परसेंटेज निकालनी है तो सीएम डिवाइडेड बाय टोटल सेल करना पड़ेगा। तो 33% आपका सीएम आ रहा है, तो सीएम की परसेंटेज से आपको डिवाइड करना होता है, ना कि सीएम पर यूनिट से। सीएम पर यूनिट से करोगे तो यूनिट्स में आएगी, डॉलर में नहीं आएगी। परसेंटेज से करोगी तो आप डॉलर में आएगी। तो 7.5 लाख की सेल आपको करनी पड़ेगी फॉर ब्रेक इवन। ये जो 7.5 लाख की सेल है इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन सेल। यानी कि आप जो है वो 7.5 लाख की सेल करोगे तब जाके आपका ब्रेक इवन होगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन सेल। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो पहला आपका एक एलिमेंट है वो ब्रेक इवन सेल्स है, ये आपके पास होनी चाहिए। और इन केस अगर नहीं है, ये डेटा है, तो इस तरह से आपको ब्रेक इवन सेल निकालनी है पहले, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपका एक एक बजट होता है। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि हमने बजटेड जो हमारी सेल थी, हमने सोचा था कि भाई हमारी सेल जो है वो 15 लाख की होगी, या एक्चुअल सेल ले लो, ठीक है। सो एक्चुअल या बजटेड सेल, दोनों में से जो भी आपके पास है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी एक्चुअल या बजटेड सेल 15 लाख थी, ठीक है। तो आपने इस एक्चुअल, ये दूसरा एलिमेंट होता है। सो आपकी एक्चुअल सेल 15 लाख है और आपकी ब्रेक इवन सेल जो है वो 7.5 लाख है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि एक्चुअल सेल माइनस ये आपका कहलाता है MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि आपके पास 7.5 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, कि आप ब्रेक इवन पे जाओ या फिर लॉसेस पे जाओ, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद लॉसेस होते हैं। तो ये बेसिकली ये गैप है आपकी एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल में। 7.5 लाख का जो है वो मार्जिन है, ये गैप है जो आपको लॉसेस से बचाए हुए है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी एक्चुअल सेल या बजटेड सेल कम होती जाएगी, फॉर सपोज आप 1 मिलियन पे आ जाते हो, तो आप देखोगे कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम हो रहा है। यानी कि आपकी सेल, एक्चुअल सेल कम होती है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैप जो है वो कम होता चला जाता है। जितनी सेल आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी उतने आप इस 7.5 लाख के करीब होते चले जाओगे। अगर इसी सेल को मैं 8 लाख कर देता हूँ तो अभी सिर्फ 50,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस। अगर इसको मैं 7.5 लाख पूरा कर देता हूँ तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 हो जाता है, क्योंकि जितनी आपकी एक्चुअल सेल है उतना ही आपका ब्रेक इवन है। अब अगर आप इससे नीचे जाओगे तो फिर आप लॉसेस का शिकार हो जाएगा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव हो जाएगा। मींस दैट कि अगर हमारी 1 मिलियन की सेल है तो 2.5 लाख का हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये वो बेसिकली ब्रैकेट है जो हमको लॉसेस से बचाता है। ये वो चीज है जो मतलब हमारी सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भाई हम तब तक सेफ हैं जब तक ये पॉजिटिव है। जहां पर ये 0 या फिर नेगेटिव होना शुरू होगा वहां से मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। यही चीज वो आपको बता रहा है कि भाई द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस मतलब जो ज्यादा है ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल डॉलर्स ओवर द ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स डॉलर। तो यही बता रहा है कि भाई ये एक्सेस कितना है आपका 2.5 लाख। आपकी एक्चुअल सेल है 1 मिलियन, आपकी ब्रेक इवन सेल है जो है वो 7,50,000। तो आपके ब्रेक इवन से एक्चुअल सेल कितनी एक्सेस है? 2.5 लाख। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इट इज द अमाउंट बाय विच सेल्स कैन ड्रॉप बिफोर लॉसेस। यानी कि ये वो अमाउंट है, आप अपनी सेल को अगर 2.5 लाख गिरा दो, 7.5 लाख कर दो यहाँ पर,
तो यहां तक आपके पास मार्जिन है कि आप ब्रेक इवन पे पहुंचोगे, आप लॉसेस से बचे रहोगे, यानी कि आपके पास 2.5 लाख का मार्जिन मौजूद था कि आप लॉसेस से बचे रहोगे। इस वजह से ये कह रहे हैं आपसे कि इट इज द अमाउंट बाय विच सेल्स कैन ड्रॉप बिफोर लॉसेस आर इंकर्ड, द हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, द लोअर द रिस्क ऑफ नॉट ब्रेकिंग इवन। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कंडीशन आपकी ये है, इसी कंडीशन को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर मैं लेकर आता हूं फॉर सपोज सेकंड कॉलम में, और यहाँ पर मैं सेल को अगर 15 लाख कर देता हूं, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब अगर हम रिस्क को देखें कि इन दोनों केसेस में, केस 1 और केस 2 में रिस्क किस में ज्यादा है कि हम ब्रेक इवन पे जल्दी पहुंच सकते हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 2.5 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है और यहाँ पर रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाले केस। सही है, इसमें आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 7.5 लाख है, इसमें सिर्फ 2.5 लाख है, तो इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है, यही वो आपसे बोल रहा है। द हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा, द लोअर द रिस्क ऑफ नॉट ब्रेकिंग इवन एंड इनकरिंग अ लॉस। द फार्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दिया उसने, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वो बड़ा सिंपल है, सिंपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय आपकी जो एक्चुअल बजटेड सेल है। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस वाले केस में 25% है और इस वाले केस में 50% है। सो ये परसेंटेज आपको बताती है कि इसमें आपका जो है वो ज्यादा है, यानी कि एमओएस जो है ना वो आपका सेकंड वाले केस में ज्यादा है, और जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है उसमें लॉसेस का चांस या ब्रेक इवन पे पहुंचने का चांस कम होता है, रिस्क कम होता है। ये मेन इसका आइडिया था। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर। क्लियर है सबको? सर 1 मिनट के लिए क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, बुक से निकाला है मैंने। बस तो तुम जो है ना बिलाल को समझा दोगे ना, तो बिलाल जो है ना वो करता रहेगा, और एक आध चीज में तुम पकड़ लेना जो तुम्हें लगता हो ज्यादा क्रिटिकल हो, तो और जो है ना उसके साथ देख लो। तुमने ऑनलाइन किया ना 4-5 घंटे में। जी डन है, जी सर, क्लियर है सर। चलो। सो हमारा ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा होता है DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। उसका भी मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक निकाल दिए। अच्छा, ऑपरेटिंग लेवरेज, अ लीवर इज अ टूल फॉर मल्टीप्लाइंग फोर्स। देखा है किसी ने लेवर क्या होता है? लीवर क्या होता है किसी को पता है? सर लीवर मशीन। जी वो उसको हम मशीन कह सकते हैं। लीवर क्या होता है? सर लीवर को गियर लीवर जैसे कहते हैं। गेयर लीवर कहते हैं। नहीं, एक और लीवर होता है जो वजन उठाने के लिए पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, आपको अगर याद हो तो। सर वो अगर चेन कुप्पी। हाँ, लाइक पुराने जमाने में चैन कुप्पी नहीं होती थी, उस तरह की कोई और चीज होती थी, कोई और मेथड होता था। वो ओल्ड मतलब उसके एरा की बात कर रहा हूँ मैं। और फॉर सपोज किसी बड़े पत्थर को उठाना है, कैसे उठाओगे? तो क्या करते थे पहले लोग पुराने जमाने में, क्या उनके पास तो ये सारी मशीनें वगैरह नहीं होती थी ना, तो एक बड़े पत्थर को अगर मूव करना होता था तो वो कैसे करते थे? कोई बता सकते हैं? सर जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए उसको एक बांध साइड के से पुली पे पुल खींचते हैं। करते हैं। अच्छा, एक साइड से आप पुल करते हो।
अच्छा वो बेसिकली वो भी लेवर होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो पुराने जमाने में एक दरख्त का जो तना होता था वो रख के उसके ऊपर एक जो है मतलब लोहे का जो रॉड होता है वो रख के फिर एक तरफ से जो है ना वो पत्थर को उठाया जाता है और दूसरी तरफ से फोर्स लगाई जाती थी। तो वो बेसिकली लीवर क्या करता था कि आपकी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। ये शायद अगर आपने पढ़ा हो साइंस वगैरह में, मैंने तो नहीं पढ़ी है साइंस इतनी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम और कर लेता हूँ, कोशिश कर लेते हैं हम, अगर मुझे कोई उसकी पिक्चर मिल जाए और मैं आपको दिखा सकूं। एक तो ना गूगल पे सर्च करने का मसला ये होता है कि कुछ भी निकल आता है भाई। ये है, बिल्कुल है इसमें। हम जिस तरह की पिक्चर निकाल लेते हैं, ये बेसिकली इस तरह की चीज होती थी, ठीक है लीवर। तो आप क्या करते हो कि आप जो है ना एक तरफ फोर्स लगाते हो, कम फोर्स लगाते हो तो आपका जो है वो फोर्स डबल हो जाती है। ये यहाँ पर ये आप देखो, ये पत्थर उठा रहा है बेसिकली, तो ये लीवर का प्रिंसिपल होता था, इसको हम लीवर कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली लीवर क्या करता है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। समझना ये था बेसिकली, ठीक है। नाउ हमारी मैनेजरियल अकाउंटिंग से लीवर का क्या लेना देना है वो देखना है बेसिकली। अ लीवर इज अ टूल फॉर मल्टीप्लाइंग फोर्स। यूजिंग अ लीवर अ मैसिव ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड विद ओनली अ मोडेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि थोड़ी सी ताकत लगा के आप एक बड़े ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, ठीक है। इन बिजनेस ऑपरेटिंग लेवरेज सर्व्स अ सिमिलर पर्पस, ठीक है भाई। Operating leverage is a measure of how sensitive net operating income is to a given percentage change in dollar sale। यानी कि अगर आपके सेल्स में कोई चेंज आता है तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी सेंसिटिव है कि वो चेंज हो जाती है। देखो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जरा सी सेल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बोथ केसेस में आपकी ऑपरेटिंग इनकम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। यानी कि आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है या तो बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, बोथ केसेस में। यानी कि सेल्स अगर थोड़ी सी इंक्रीज होती है ऑपरेटिंग इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, और सेल्स में थोड़ा सा ड्रॉप होता है तो ऑपरेटिंग इनकम बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, उसका लेवरेज ज्यादा होता है। और कुछ ऐसी होती है कंपनी जिसमें ये लेवरेज कम होता है, तो आपकी सेल्स में एक बड़ा फर्क भी आपकी नेट इनकम पे बहुत माइनर सा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज कम होता है। सो ऑपरेटिंग लेवरेज एक्ट एज अ मल्टीप्लायर। इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज हाई, a small percentage increase in sale can produce a much larger percentage increase in net operating income। मे बी आपकी सेल्स में 5% का इंक्रीज आए लेकिन आपकी नेट इनकम 20% से इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली आपकी सेल में तो स्मॉल सा इंक्रीज आया 5% का, लेकिन नेट इनकम में 20% का इंक्रीज आया, जो कि बहुत बड़ा है। सही है, क्यों? तो इससे पता चलता है कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है। और एक कंपनी है उसमें 5% की सेल का इंक्रीज आया लेकिन उसका जो है ऑपरेटिंग, उसकी नेट इनकम में मुश्किल से 6% का चेंज आया है, तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेटिवली कम है। ये आपको बेसिकली समझना है। ऑपरेटिंग लेवरेज कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय रिटर्निंग टू द डेटा फॉर द टू ब्लूबेरी फॉर्म्स, ठीक है। We previously showed that a 10% increase in sales from $100,000 to $110,000 in each form, resulting in a 70% increase in the net operating। अब ये आपको वो बेसिकली अपनी एग्जाम्पल का जो है वो बता रहा है, जो कि उसने कहीं पीछे पेज वेज पे दी होगी। चलो सेम मैं उठा लेता हूँ ताकि आप लोगों को जब बुक में ढूंढो तो आसानी हो। किधर गया ऑपरेटिंग लेवरेज, ये दो फॉर्म का इसने दिया हुआ है भाई। तो मैं इसको इन शॉर्ट यहाँ पर आपको वो कर देता हूँ कि भाई हमारे पास दो फॉर्म की फील्ड्स हैं। एक हमारे पास उसको हम कहते हैं फॉर्म
बी और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं, इसने नाम लिखे हो बट मैं इन शॉर्ट फॉर्म बी और फॉर्म एस से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, इसका डेटा इसने हमें दिया है और ये बोल रहा है कि भाई एक फॉर्म जो आपका है फर्स्ट बी, इसका जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं ठीक है वो है 30। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। सर आ रही है। अच्छा, उससे पहले हमारे पास एक और डेटा मौजूद है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, उसकी सेल्स गिवन है, वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, फिक्स कॉस्ट है और उसके बाद हमारे पास जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है वो अगेन वही नाम मैं यूज करता हूँ, फॉर्म बी है और दूसरा जो हमारे पास है वो है फॉर्म। डेटा क्या गिवन है हमारे पास, दोनों फॉर्म की सबसे पहले हमारे पास है सेल्स गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम अमाउंट का बनाएंगे और दूसरा परसेंटेज का बनाएंगे। ठीक है, जो तो अब सबसे पहले हम अमाउंट लिख लेते हैं कि भाई जो आपका फॉर्म बी है उसकी सेल्स 1,10,000 है और फॉर्म ए की जो सेल्स है वो भी 1,10,000 है, सेल दोनों की है सेम। वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इसके हैं 66,000 और इसके हैं 33,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको पता है कि सेल्स में से हम वेरिएबल एक्सपेंस लेस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है सीएम। ठीक है जी, मैं साथ में लाइनिंग भी लगा देता हूँ, चलो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो पहले वाले फॉर्म की है 30,000 और दूसरे वाले फॉर्म की है 60,000। सो अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम जो है
जी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मोहसिन शेख, तुम होस्ट बन गए हो, तो मेरे भाई जरा दोबारा मुझे होस्ट बना दो जल्दी से, ताकि मैं शेयर कर सकूं स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा, आपको स्क्रीन आ गई है? जी सर। स्क्रीन आ गई आपके पास? जी यस सर, सर। आगे। यस सर। चलो मतलब अभी हम गुजारा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, अल्लाह आपका भला करे। और इसको मैं करता हूँ 1 लाख, 1 लाख, ये 60,000, ये 30,000। ओके, और बाकी वो सेम, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो आप अगर इसको देखो, अल्लाह आपका भला करे, और से तो दोनों की सेल सेम है, दोनों की नेट इनकम सेम है, लेकिन एक में वेरिएबल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, दूसरे में कम है। और जिसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस ज्यादा है उसमें फिक्स कॉस्ट कम है, और दूसरे में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लो। अब इसकी हम परसेंटेजेस भी फाइन कर लेते हैं। तो ये वाला पूरा कॉलम हम बना लेते हैं परसेंटेज का। तो 100%, ये डिवाइडेड बाय ये 60%, ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये हो गया आपका 40%। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये परसेंटेज देख के समझ में आया कि भाई हमारे जो है, जो फॉर्म भी है उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस 60% है, ठीक है। और चूंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम है, 40% है। दूसरे वाले फॉर्म में वेरिएबल एक्सपेंसेस कम है, और आपका जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन, सॉरी, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका ज्यादा है, ठीक है। सो अब हम इसी को अगर हम देखें, आगे लेकर चलते हैं, और हमने जो बेसिकली जो लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, वो हमने जो कैलकुलेट करना है वो हम उस पे पहले वर्किंग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फार्मूला है वो सिंपल आपके पास है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम, सही है। तो अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसमें 40,000 डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम आपके पास आ गई ये। यार एक तो ना बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यही चल रहा है, सबके साथ इंटरनेट का इशू है। ओके जी, तो क्या किया भाई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40,000 डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम 10,000, तो आपके पास ये आएगा 4, यानी कि आपकी जो आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम का 4 टाइम्स है। सिमिलरली आप दूसरे फॉर्म में कैलकुलेट करोगे तो अगेन आपको सेम फार्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा, लाइक नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सॉरी उल्टा कर दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो इसमें आ रहा है आपका 7 टाइम्स, यानी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम का 7 टाइम है। इसको हम बोलते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, सही है। तो मींस दैट के अगर आपकी सेल्स में
जरा सा चेंज आएगा, ठीक है, तो आपकी नेट इनकम में जो है वो इसमें थोड़ा चेंज माइनर आएगा, लेकिन रिलेटिवली जिसका डीओएल ज्यादा उसमें चेंज ज्यादा आएगा, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पर फर्दर चेक कर लेते हैं। पूरा केस हम कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पर लेकर आते हैं, और अब हम सेल जो है वो बढ़ा देते हैं, 10% सेल बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगर 10% आप सेल बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1,10,000। सेम ये भी 1,10,000। अच्छा, जब आप 10% से सेल बढ़ाओगे तो 10% के आपके और वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, सही है, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरी करते हैं सेल्स के साथ। तो ये 66,000 हो जाएगा और ये 33,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट आपकी एज इट इज रहेगी, कि जैसे है वैसे की वैसी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो अब आप देखो कि पहले दोनों की ऑपरेटिंग इनकम बिल्कुल सेम थी, अब दोनों की सेल में 10% का ही चेंज आया है, 10% ही इंक्रीज आया है, लेकिन पहले वाले फॉर्म में आपकी ऑपरेटिंग इनकम 14,000 हुई है और दूसरे में 17,000 हुई है। दूसरे वाले में चेंज पहले वाले से ज्यादा आया है, और वो ज्यादा क्यों आया है? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली ज्यादा था, इस वजह से जो है वो आपका चेंज जो है वो ज्यादा आया है। तो ये मेन चीज आपको जो है ना बेसिकली समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब में 10% चेंज आएगा, ये हमको पता है कि इधर मैं लिख दूं अगर चेंज इन सेल, बल्कि ज्यादा बेहतर होगा इसको लिखूं परसेंटेज चेंज इन सेल। तो भाई 10% आपका यहाँ पर भी आया है चेंज, और सेम 10% यहाँ पर भी आया है आपका चेंज। दोनों में 10% आपकी सेल इंक्रीज हुई है, लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग इनकम में चेंज आया है, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, नारा शाह, मैं यही करता रहूंगा, एडमिट करता रहूंगा बेटा आप लोगों को जी। वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय जो चेंज इन परसेंटेज सेल है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आ रहा है वो, इसको भी परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करें 40% चेंज आ रहा है, और यहाँ पर लेकर आए तो 70% चेंज आ रहा है। तो ये आपको बेसिकली मेन चीज जो है वो समझनी है कि देखो जिसका डीओएल कम है उसमें 10% सेल का इंक्रीज आया है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम उसकी जो है वो 40% इंक्रीज हुई है। लेकिन जिसका डीओएल ज्यादा है, 7 टाइम्स है, उसमें भी सेल्स में 10% चेंज आया, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग इनकम में 70% का चेंज आ गया, सही है। 70% उसकी ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हो गई है। तो आप चाहें तो वो चेक भी कर सकते हैं सिंपल, अगर ये 100% है और ये 17,000 हुआ है, तो अगर आप इसका चेंज कैलकुलेट करें तो आपको पता है चेंज में आपको सबसे पहले चेंज कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर डिवाइड करना पड़ता है बेस वैल्यू यानी कि ओल्ड वैल्यू से। तो आपके पास ये परसेंटेज यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट हो गया कि आप चेक भी कर सकते हैं 70%, और इसका आप चेक करें तो 40%। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल अगर डीएल कैलकुलेट कर चुके हैं तो चेंज इन सेल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम इन परसेंटेज आपको कैलकुलेट होके आपको मिल जाएगा। तो एक मेथड ये है, डीओएल वाला मेथड है, और ये हम जो नॉर्मली करते हैं चेंज कैलकुलेट करके और उसके बाद बेस वैल्यू से डिवाइड करके। तो ये सिर्फ आपको मैंने मैच करके दिखाया है कि देखो जिसका डीओएल ज्यादा होगा उसमें आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगी, और जिसका कम होगा उसमें कम होगी। तो डीओएल कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये डीओएल की मदद से डीओएल और परसेंटेज चेंज इन सेल की मदद से परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते फिर डिग्री ऑफ लेबर है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज,
ये लीवर है, ये 4 और 7 लीवर है बेसिकली। तो जिसका DOL ज्यादा होगा उसकी इनकम ज्यादा तेजी से चेंज होगी। ये एक फोर्स है, DOL एक फोर्स है। जिस लीवर में फोर्स ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसको बिजनेस से उसने कनेक्ट किया है कि एक लीवर ये है, एक लीवर ये है, दो अलग अलग कंपनियां हैं और दोनों के पास लीवर है, लेकिन इसका लीवर की जो फोर्स है वो 4 टाइम है, इसके लीवर की जो फोर्स है वो 7 टाइम है। तो जिसके लीवर की फोर्स ज्यादा है, माइनर चेंज आएगा उसकी सेल्स में तो उसकी ऑपरेटिंग इनकम 70% से चेंज हो गई, उसमें ज्यादा चेंज आएगा। सही है। अब इसी तरह अगर मैं इसको 20% करता हूँ कि अगर मैं सेल में 20% चेंज लाऊंगा दोनों की, तो आप देखो इसमें 80% आ रहा है, इसमें 140% आ रहा है। तो क्योंकि इसके लीवर की फोर्स ज्यादा है, ये 7 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है, ये बेसिकली आपको समझना है। सर परसेंटेज चेंज इन सेल आपने खुद निकाला या मैनुअल दिया आपने? आपकी वीडियो रुक गई थी इसलिए क्या? ये आपको बताएगा क्वेश्चन। ये तो मैंने वैसे ही अपने उसमें इतने परसेंट चेंज आए, तो आप बताओ कि बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि आपको ये डेटा देगा, आपको ड्यूअल कर दिया ये पूरा। अब आपको ये बोल रहा है कि भाई एक तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के बता दो और दूसरा ये बता दो कि अगर 20% चेंज आ जाए सेल्स में तो नेट ऑपरेटिंग इनकम में कितने परसेंट चेंज आएगा। आपने सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना पड़ेगा, उसके आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम है ये आपको डिवाइड करनी है, वो आपने कर ली तो आपके पास DOL आ गया 4। अब अगर 20% चेंज आ रहा है तो इस 4 से इस 20% को मल्टीप्लाई करोगे तो नेट ऑपरेटिंग इनकम में जो है वो परसेंटेज चेंज 80% आएगा। तो ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास। पहला फार्मूला DOL कैलकुलेट करने का, ठीक है, जो कि है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। दूसरा फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करने का, और वो है DOL मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सिंपल सिंपल दो फार्मूला। ओके डन। तो आज के लिए इतना ही भाई। हाँ सर एक रिक्वेस्ट थी।